नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रेनू धामानी आज आपको कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के चैप्टर 27 अमेरिका और रूस से भारत के संबंधों के बारे में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले या पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भारत की जो विदेश नीति थी उसके प्रणेता पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है और भारत की विदेश नीति के जो तत्व हैं वो उस समय की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करते हैं। फिर भी भारतीय विदेश नीति के कुछ सिद्धांत और उद्देश्यों की चर्चा हमने पिछले भाग में की थी। उसमें हमने देखा था कि भारत जब आजाद हुआ उस समय पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित था। पहले गुट का नाम था अमेरिकन गुट और दूसरे गुट का क्या नाम था? दूसरे गुट का नाम था सोवियत संघ। उस समय विश्व परिदृश्य में ये दोनों गुट विद्यमान थे। अमेरिकन गुट जो था वो पूंजीवादी विचारधारा का पक्षधर था, जबकि सोवियत संघ जो था वो साम्यवादी विचारधारा का पक्षधर था। संघ चाहता था कि पूरे विश्व में साम्यवाद को बढ़ाया जाए, जबकि अमेरिका चाहता था कि वो समस्त विश्व में पूंजीवादी विचारधारा को फैलाए। तो इन विचारधाराओं को फैलाने के आधार पर ये दो गुट बन गए, दो महाशक्तियां बन गई, जिनके बीच में कौन सा वॉर हुआ था? शीत युद्ध हुआ। और ये शीत युद्ध का दौर 1947 से लेकर के कब तक चला? 1991 तक चला, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया और पूरे विश्व में एक ही महाशक्ति रह गई, वो थी अमेरिका की। तो आपने यहाँ पर देखा कि जब शीत युद्ध की संभावनाएं थी तो उस समय भारत के सामने भी समस्या ये थी कि वो कौन से गुट में शामिल हो, अमेरिकन गुट में शामिल हो या सोवियत संघ के गुट में शामिल हो। भारत को इस बात का आभास था कि अगर वो अमेरिका के गुट में शामिल हो जाता है तो वो सोवियत संघ का विरोधी हो जाएगा, और अगर वो सोवियत संघ के गुट में शामिल हो जाता है तो अमेरिका का विरोधी हो जाएगा। और भारत इन दोनों को ही अपना शत्रु नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ उसे आर्थिक और सभी प्रकार की सहायता की आवश्यकता थी। वो किसी को भी अपना शत्रु बनाने की स्थिति में नहीं था। तो भारत ने इन दोनों गुटों से अलग रहकर एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया, जिसका नाम हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, गुट निरपेक्षता। भारत ने अपनी विदेश नीति में गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसमें दोनों गुटों से अलग रहकर अपने स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को बरकरार रखा। जब अमेरिका को आभास हुआ कि भारत अमेरिकन गुट में शामिल नहीं हो रहा है, तो अमेरिका और भारत के संबंधों में कुछ खटास आई, क्योंकि अमेरिका ने भारत के इस डिसीजन को या इस निर्णय को अमैत्रीपूर्ण माना कि भारत अमेरिका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम नहीं रखना चाहता। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों से ही शत्रुता स्थापित नहीं करना चाहते थे, दोनों के साथ ही मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते थे। तो आज हम इस चैप्टर में अमेरिका और भारत के संबंधों तथा भारत और सोवियत संघ के संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भारत अमेरिकन संबंध। आप सब जानते हो कि पूरे विश्व में भारत और अमेरिका जो है वो लोकतांत्रिक देश के तौर पर माने जाते हैं, कि इन दोनों देशों में मजबूत लोकतांत्रिक सरकार है। इस आधार पर लगता था कि इन दोनों के संबंध हमेशा मजबूत रहेंगे, क्योंकि दोनों ने ही क्या पूरे विश्व में स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र को मजबूत करने की पैरवी की थी। तो सबसे पहले हम बात करें कि भारत जब आजाद नहीं हुआ था और भारत जो था वो किसके नियंत्रण में था? ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में जब था, और ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में जब था उसी समय
यूएनओ का एक अटलांटिक चार्टर 1941 में आया और इस 1941 के चार्टर में अमेरिका ने पैरवी की कि भारत जैसे अन्य जो उपनिवेश हैं उन सबको क्या कर देना चाहिए, उपनिवेश सीमा से बाहर कर देना चाहिए, उनको स्वतंत्र कर देना चाहिए। जब भारत को इस बात का पता चला कि अमेरिका ने पैरवी की है कि ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण भारत से हटा देना चाहिए, तो अमेरिका ने भारत को एक मित्रतापूर्ण दृष्टि से देखा और ये भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों का पहला कदम था अटलांटिक चार्टर, जो कि 1941 में आया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने बाद में कहा कि उसने जो ये बात कही थी वो केवल यूरोपियन राष्ट्रों के लिए कही थी, लेकिन अमेरिका का भारत के हित में सोचने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अटलांटिक चार्टर का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो अटलांटिक चार्टर में अमेरिका ने पैरवी की कि युद्ध समाप्ति के पश्चात शोषित लोगों को स्वतंत्रता दे दी जाए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही विश्व राष्ट्रों में शांति स्थापित करने का प्रयास अमेरिका के द्वारा किया गया था और अमेरिका के द्वारा ही अटलांटिक चार्टर लाया गया 1941 में, जिसमें इस बात का डिसीजन हुआ कि विश्व राष्ट्रों में शांति स्थापित करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं शीत युद्ध के दौरान संबंध। ये बात मैंने आपको बता दी कि शीत युद्ध का दौर 1947 से भारत आजादी के साथ ही प्रारंभ होता है और इस समय भारत के सामने समस्या पैदा होती है कि वो कौन से गुट में शामिल हो, अमेरिकन गुट में जाए या सोवियत संघ के गुट में जाए। तो उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निर्णय लिया कि वो दोनों गुटों की गुटबाजी से अलग रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने स्वतंत्र निर्णय पर टिका रहेगा। तो इसको अमेरिका ने सही नहीं माना और अमेरिका ने ऐसी कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया ताकि भारत किसके पक्ष में आ जाए, अमेरिका की तरफ आ जाए। और अमेरिका ने कुछ ऐसे सैन्य संगठनों की स्थापना की ताकि भारत को मजबूर होकर उसके गुट में शामिल होना पड़े, लेकिन फिर भी अमेरिकन गुट में भारत शामिल नहीं हुआ, जिससे भारत और अमेरिका के संबंधों में शिथिलता बनी रही। देखो बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों महाशक्तियों की गुटबंदी में शामिल होने से इनकार कर दिया और एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया, जिसे गुट निरपेक्षता कहते हैं। और इसी गुट निरपेक्षता जैसे संगठन में एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्र शामिल हुए। उन्होंने सभी ने निर्णय लिया कि वो दोनों गुटों की गुटबाजी से दूर रहेंगे। अमेरिका ने गुट में शामिल न होने को अमैत्रीपूर्ण माना और अमेरिका ने क्या किया, सीटो और सेंटो दो सैन्य संगठनों की स्थापना की। दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन और केंद्रीय संगठन की स्थापना की और पाकिस्तान को इसमें क्या किया, शामिल किया। अब पाकिस्तान को अमेरिका ने अपने गुट में शामिल कर लिया, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अमेरिका के सैन्य गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान सीटो और सेंटो को आधार मान करके भारत के विरुद्ध कई कार्रवाई करता था। उसके बाद आपको पता है 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। सीमा विवाद को लेकर, तिब्बत के प्रश्न को लेकर के दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में भारतीय राजनीतिज्ञों या अमेरिकन लोगों का यही मानना था कि भारत अमेरिका से सहायता लेगा। क्यों? क्योंकि चीन एक साम्यवादी राष्ट्र है और अमेरिका चीन की सहायता नहीं करेगा। तो भारत ने चाइना और भारत के युद्ध के समय अमेरिका से सहायता की याचना की और अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे कैनेडी साहब। कैनेडी साहब ने भारत को सैन्य सहायता प्रदान की। तो भारत चीन युद्ध के समय भारत और अमेरिका के संबंधों में थोड़ी बहुत मजबूती आई। तो 1962 में भारत चीन युद्ध के समय कैनेडी ने भारत को सहायता दी। उसके बाद आपको पता है 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है। भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध होता है
उस समय अमेरिका किसका साथ देता है? पाकिस्तान का साथ देता है और यहीं से भारत और अमेरिका के संबंधों में शिथिलता आ जाती है, नकारात्मकता आ जाती है। पाकिस्तान को सैन्य आपूर्ति या अन्य आर्थिक सहायता प्रदान करके क्या साबित करना चाहता था? अमेरिका भारत को बढ़ने से रोकना चाहता था। लेकिन यही कारण था कि 1971 में जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ, बांग्लादेश विभाजन के लिए उत्तरदायी भारत को माना अमेरिका ने, और अमेरिका ने इस बात को यूएनओ में उठाया कि इसके लिए भारत जिम्मेदार है। पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश के ऊपर जो दमनात्मक कार्रवाई की गई थी वो उचित थी। पूर्वी बंगाल या बांग्लादेश को अलग करके पाकिस्तान को तोड़ने की कार्रवाई भारत ने की थी, ऐसा मानना था अमेरिका का। और अमेरिका ने इस युद्ध के बाद 1971 के बाद में क्या किया? जितना भी सहायता, आर्थिक सहायता भारत को दी जा रही थी, वो सब की सब क्या कर दी? समाप्त कर दी और इस प्रश्न को सुरक्षा परिषद में लेकर के चले गए। कौन? अमेरिका। तो 1971 में बांग्लादेश युद्ध के बाद अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में भारत विरोधी प्रस्ताव रखा। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद यूएनओ का एक अंग है बच्चों। यूएनओ की स्थापना पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ी थी। 24 अक्टूबर 1945 को विश्व राष्ट्रों में शांति स्थापित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग होता है सुरक्षा परिषद, जिसे यूएनओ की कार्यपालिका के नाम से भी जाना जाता है। इस सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य है। तो सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर के 15 सदस्य हैं। तो इनके सामने अमेरिका ने प्रस्ताव रखा कि भारत ने जो पाकिस्तान को तोड़ने की कार्रवाई की है, ये बड़ी ही निंदनीय है। तो 1971 के समय भारत और अमेरिका के संबंधों में शिथिलता आई। उसके बाद देखिए, इस युद्ध के बाद अमेरिका ने जितनी भी आर्थिक सहायता भारत को दे रहा था, उन सबको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। उसके बाद परमाणु शक्ति वाला यूएसएसआर एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में स्थापित कर दिया पाकिस्तान की सहायता के लिए। उसके बाद 1979 में आप सबको पता है कि अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण हुआ, और जब अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण हुआ, उस समय भारत ने रूस को क्या दिया? सहानुभूति दी, रूस का सहयोग किया। और 1979 में भारत की इस कार्रवाई के लिए अमेरिका के संबंधों में खटाव हो गया और भारत और अमेरिका एक दूसरे को शत्रु समझने लगे। लेकिन 1979 के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बदली कि अमेरिका इस बात को मानने लग गया कि भारत दक्षिणी एशिया का एक प्रभुत्वशाली राष्ट्र है और इसके विकास को रोकना या इसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना ही समझदारी होगी। तो धीरे 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 भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार आता गया। अब बात करते हैं भारत को अमेरिकन सहायता की। तो बच्चों, भारत को हमेशा से अमेरिका ने सहायता प्रदान की है, लेकिन अमेरिकन सहायता आधारभूत उद्योगों के लिए नहीं थी। भारत के कृषि क्षेत्र में, खनिज क्षेत्र में विकास के लिए अमेरिकन कंपनियां भारत में लाई गई, लेकिन भारत के आधारभूत विकास करने का कार्य में सहयोग प्रदान करने वाला एकमात्र देश है सोवियत संघ। तो देखिए बच्चों, 1951 में सबसे पहली बार खाद्यान्न आपूर्ति करने वाला देश भारत में कौन था? अमेरिका। क्योंकि भारत उस समय खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था, और यही कारण था कि हमने पहली पंचवर्षीय योजना का नारा ही दिया कि खाद्यान्न उत्पादन में हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है। तो 1951 में सबसे पहले खाद्यान्न आपूर्ति करने वाला देश अमेरिका था। उसके बाद 1954 में अमेरिकन गेहूं को भारत में बेचने की अनुमति दी अमेरिकन सरकार ने। अमेरिका ने भारत के आधारभूत विकास के लिए प्रयास नहीं किया, लेकिन भारत के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए, कच्चा माल
और खनिज विकास में सहायता हमेशा से की है। उसके बाद विश्व बैंक जैसी संस्थाएं ऋण प्रदान करने लग गई। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी जो संस्थाएं हैं, उसमें सबसे ज्यादा भारत सहयोग प्राप्त करता है और अमेरिका कभी भी उसके लिए मना नहीं करता है या अपनी अनुमति देने से मना नहीं करता है, क्योंकि आप सब जानते हो कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर सबसे ज्यादा नियंत्रण संयुक्त राज्य अमेरिका का है। लेकिन भारत जब भी कर्जा लेता है तो अमेरिका उसमें कभी भी मना नहीं करता है। उसके बाद आता है समकालीन भारत और अमेरिकन संबंध। देखो बच्चों, सबको पता है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। पूरे विश्व पर एक छत्र शासन स्थापित हो गया। अमेरिका का एक ध्रुवीय जो शक्ति का प्रभुत्व था पूरे विश्व पर कायम हो गया बच्चों। उसके बाद 1999 में जब कारगिल का संकट आता है और भारत और पाकिस्तान सीमा पर नाकाबंदी प्रारंभ हो जाती है, तो उस नाकाबंदी के लिए जिम्मेदार पहली बार अमेरिका मानता है कि पाकिस्तान की कार्रवाई जायज नहीं है। पहली बार अमेरिका भारत का साथ देता है कारगिल संकट के समय, क्योंकि उससे पहले आपने देखा कि भारत का हमेशा से विरोधी रहा है कौन? अमेरिका, और पाकिस्तान को हमेशा से सहायता प्रदान करता रहा है। उसके बाद सन 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन साहब भारत में आते हैं और कहते हैं कि कारगिल युद्ध के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान है और पाकिस्तान की कार्रवाइयों की निंदा करते हैं बिल क्लिंटन साहब। उसके बाद अमेरिका पर आतंकवादी हमला होता है। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होता है और यह आतंकवादी घटना एक सबसे बड़ी घटना मानी जाती है पूरे विश्व परिदृश्य में। और इसके बारे में आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 11 सितंबर 2001 को। अब तक अमेरिका आतंकवाद के विरुद्ध इतना सजग नहीं था, लेकिन जब उसके खुद के देश पर आतंकवादी हमला हो गया, उसके बाद पूरे विश्व परिदृश्य पे या विश्व मंच पर आतंकवाद जैसे मुद्दे को उठाया गया और उस समस्या को कैसे निपटा जाए, इसके लिए क्या किया गया? विचार विमर्श किया गया। उसके बाद अमेरिका के आतंक विरोधी जितने भी अभियान थे, उसमें भारत ने उसका सहयोग दिया, लेकिन भारत का सहयोग अमेरिका ने नहीं दिया। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आक्रमण करने वाले लोग आतंकवादी थे, लेकिन जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जो जिहादी थे, उन जिहादियों को आतंकवादी नहीं माना अमेरिका ने। तो आतंकवाद के प्रति अमेरिका की नीति भेदभावपूर्ण थी। कभी भी अमेरिका ने पाकिस्तान विरोधी कार्रवाइयों का खुलकर विरोध नहीं किया। भारतीय संसद पर हमला होता है दिसंबर 2001 में। उस समय भारत की दलील होती है कि अफगानिस्तान में तालिबान और जम्मू कश्मीर में जिहादियों को पाकिस्तान क्या दे रहा है? सहायता दे रहा है, और यही इसी का नतीजा है संसद भवन पर हमला। लेकिन भारत की इस दलील को अमेरिका स्वीकार नहीं करता है। जनरल परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने पाकिस्तान में सैनिक शासन स्थापित किया, इनके सैनिक शासन को भी अमेरिका अनुमति प्रदान करता है। इसीलिए अनुमति प्रदान करता है कि वो भारत को दबा सके। आतंकवाद के विरुद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ बनाया गया, उसमें मुशर्रफ को शामिल कर लिया गया। अमेरिका ने कभी भी खुले तौर पर नहीं कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी गुटों को सहायता दे रहा है, तो आतंकवाद को शय पाकिस्तान में देने का कार्य किया। अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान के आतंकवादी गुटों का खुलकर विरोध नहीं किया। उसके बाद जब भारत को इस बात का आभास हो गया कि भारत को भी एक परमाणु शक्ति संपन्न बनना पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसी राष्ट्रों की कार्रवाइयों को देखते हुए और अमेरिका की भारत के प्रति असंवेदनशीलता देखते हुए, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया 1974 में। और इसी के साथ परमाणु अप्रसार एक अधिनियम पारित किया। उसमें कहा कि भारत परमाणु शक्ति का प्रयोग केवल शांति क्षेत्रों में करेगा, लेकिन पूरे विश्व में भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र माना जाने लगा। भारत ने जो भी अमेरिका के द्वारा परमाणु
संधि जो कि भेदभावपूर्ण थी, उस पर हस्ताक्षर करने से भारत ने क्या कर दिया, मना कर दिया। उसी समय 1978 में अमेरिका में परमाणु अप्रसार अधिनियम पारित किया गया और इस नियम के अंतर्गत यूरेनियम का निर्यात केवल परमाणु संयंत्रों का निरीक्षण करने वाले देशों को दिया जाएगा। ये बात जब कही गई, भेदभावपूर्ण था, तो इसका भारत ने क्या किया, विरोध किया। उसके बाद भारत ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया जब उसने 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया। इसका विरोध अमेरिका में हुआ और अमेरिका ने कई प्रतिबंध भारत के ऊपर लगा दिए, क्योंकि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया था। उसके बाद 1990 के बाद जब भारत द्वारा खुली अर्थव्यवस्था अपनाई गई, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को जब भारत ने अपनाया, उसी समय भारत और अमेरिका का व्यापार लगातार बढ़ता गया और 2003 में $18 बिलियन का व्यापार हुआ। वर्तमान की अगर हम 2022-23 की बात करें, तो अमेरिका और भारत का जो व्यापार हुआ वो 128.55 बिलियन हुआ, जो पिछले साल की 2021-22 की तुलना में 7% ज्यादा था, क्योंकि 119 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में। तो भारत और अमेरिका सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में पूरे विश्व परिदृश्य पर उभर रहे हैं। आज भारत और अमेरिका के बीच में व्यापारिक समझौते हो रहे हैं, रक्षा संबंधी समझौते हो रहे हैं, पर्यावरण संबंधी समझौते हो रहे हैं, ऊर्जा संबंधी समझौते हो रहे हैं, तो कई ऐसे समझौते हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें भारत और अमेरिका के संबंधों में कई बार शिथिलता आ रही है। लेकिन वर्तमान काल की अगर हम बात करें, तो अमेरिका को इस बात का आभास हो चुका है कि भारत एक प्रभुत्वशाली देश है दक्षिणी एशिया का, तो दक्षिणी एशिया में उसकी प्रभु सत्ता को स्वीकार कर लिया है अमेरिका ने, और भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं हम सोवियत संघ से भारतीय संबंध। देखो बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए कि भारत और सोवियत संघ के संबंध प्रारंभ से ही अच्छे रहे हैं, क्योंकि सोवियत संघ का विरोधी था ब्रिटेन। ब्रिटेन पूंजीवाद का समर्थक था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थन था, और भारत को उपनिवेश बना रखा था ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन का विरोधी सोवियत संघ था, तो भारत के साथ अच्छे संबंधों के बारे में हम समझ सकते हैं। और भारत में कुछ जो साम्यवादी पार्टियां थी, उन्होंने भी साम्यवाद की ओर झुकाव को ज्यादा समर्थन प्रदान किया। देखिए बच्चों, 1955 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के नेता की भारत यात्रा से भारत सोवियत संघों में के संबंधों में सुधार हुए। हमेशा कश्मीर मामले पर भारत का समर्थन किया है सोवियत संघ ने। कश्मीर मामले पर निषेधाधिकार का प्रयोग किया है, क्योंकि आप सबको पता है कि सोवियत संघ स्थायी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता रखता है और वीटो और निषेधाधिकार का प्रयोग करता है। तो जब कश्मीर का मसला हुआ, उस समय वीटो पावर का प्रयोग किया था रसिया ने या सोवियत संघ ने। भारत के आधारभूत विकास हेतु मैंने आपको बताया कि भारत को अमेरिका ने सहायता दी, लेकिन आधारभूत सुविधाएं नहीं दी। आधारभूत विकास के लिए खुलकर आर्थिक व तकनीकी सहायता देने वाला देश कौन है? वो है सोवियत संघ। उसके बाद दिसंबर 1953 में लंबी अवधि के लिए व्यापारिक समझौता किया, और जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था, उससे पहले मिग विमान सौदे पर हस्ताक्षर हुए और मिग विमान भारत लाए गए। 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ, उसके बाद 1966 में ताशकंद में इन दोनों देशों के बीच में वार्ता करवाने वाला देश भी सोवियत संघ था। 1971 में जब बांग्लादेश का विभाजन हो गया या बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बनकर के उभर के आया और अमेरिका ने यूएनओ की सुरक्षा परिषद में भारत का खुलकर विरोध किया, उसी समय भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए 1971 में सोवियत संघ के साथ एक 20 वर्षीय वार्तालाप कर लिया और उसमें कहा, क्या कहा
शांति, मित्रता और आपसी सहयोग की ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए। इसका मतलब ये है कि सोवियत संघ के ऊपर अगर आक्रमण होगा किसी भी बाह्य शक्ति के द्वारा तो भारत सहयोग करेगा, और भारत पर अगर किसी बाह्य आक्रमण होगा तो सोवियत संघ उसका सहयोग करेगा। इस ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर हुए और इसी के साथ भारत और अमेरिकन संबंध बिगड़े, लेकिन भारत और सोवियत संघ के संबंधों को मजबूती दी गई, ताकि भारत राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए उसने सोवियत संघ के साथ संधि करना ही उचित समझा। उसके बाद 1979 में सोवियत संघ के द्वारा जब अफगानिस्तान पर हमला किया गया, तब भारत ने उसका सहयोग दिया। गोरबाचोव के सत्ता में आने के कारण संबंधों में शिथिलता आई, क्योंकि गोरबाचोव का चीन के प्रति झुकाव था, क्योंकि चीन एक साम्यवादी राष्ट्र था और भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र था। तो गोरबाचोव की नीतियों के कारण भारत और सोवियत संघ के संबंधों में कुछ शिथिलता आई। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और रूस का राष्ट्रपति एल्सिन बना, उसने भी अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध कायम रखना उचित समझा और भारत के साथ व्यावहारिक नवीनीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। 1993 में एल्सिन भारत यात्रा पर आते हैं और भारत के साथ एक समझौता करते हैं। 1971 के समझौतों की पुनरावृत्ति होती है और 1971 की जो संधि होती है उसका स्थान ले लेता है 1993 में इन दोनों के बीच में जो समझौता होता है। उसमें जो सुरक्षा का बिंदु था उस बिंदु को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और दोनों देशों के बीच में शांति और मित्रता बरकरार रहती है। रूस ने कहा कि अमेरिका कितना भी विरोध करे या मना करे, लेकिन फिर भी वो भारत को क्या देगा, क्रायोजेनिक इंजन देने की बात येल्सिन ने की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत का हमेशा से साथ दिया किसने, सोवियत संघ ने। और सोवियत संघ के जो आपके रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उसने साफ पाकिस्तान के जो आतंकवादी गुट हैं उनकी खुलकर निंदा की। अटल बिहारी वाजपेयी 2001 में कहाँ जाते हैं, रूस की यात्रा जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होता है और खुले तौर पर रूस कश्मीर मसले को लेकर के हमेशा से भारत का समर्थन करता आया है। कश्मीर और आतंकवाद में भारत का हमेशा से समर्थन करने वाला देश है रूस। इसके अलावा भारत को यूएनओ की स्थायी सदस्यता का हमेशा से समर्थन करने वाला देश भी कौन है, रसिया हमेशा से चाहता है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिले सुरक्षा परिषद में। और उच्च गुणवत्ता वाले सैन्य उपकरणों की आपूर्ति की है रूस ने। इसके अलावा रक्षा संबंधी अस्त्र शस्त्रों की आपूर्ति, जिनमें मिग-21, टैक T-72, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियां, नाभिकीय पनडुब्बी, अकला-2, इन सब का निर्यात किसने किया है, रूस ने भारत को किया है। जनवरी 2004 में मिग-29 लड़ाकू विमान के जाल एडमिरल ग्रोसकोच खरीदा भारत ने। भारत रूस के संयुक्त प्रयास से ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई, जो एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसकी क्षमता ध्वनि से भी क्या है बच्चों, तेज है। इसके बाद रूस के तेल और गैस के भंडार, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, क्योंकि भारत में ऊर्जा का उपभोग लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत को हमेशा से आशा रहती है कि रूस उसका हमेशा से सहयोग करेगा। नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में रूसी सहयोग की आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत और रूस संबंधों में नजदीकियां आ रही है। हालांकि भारत और रसिया का जो व्यापार है वो शिथिल है, लेकिन सुरक्षा और ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए इन दोनों देशों के बीच में हमेशा संबंध मजबूत रहे हैं। तो आज हमने भारत और अमेरिकन संबंध और भारत और सोवियत संघ के संबंधों के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।